देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन अपन सोल्व कर लिए थे, आंकिक प्रश्न अच्छे क्वेश्चन थे। अब जो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं 23, 24 और 25, तीनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, सब कुछ इनके अंदर है। लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं अब जिनको अपन इस चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व कर रहे हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से, द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर, यानी कि निपात यानी कि सिकुड़कर, आमाप से निपात होकर अर्थात सिकुड़कर, यानी कि मैं चलो इसका मतलब लिख देता हूं, सिकुड़कर, निपात होकर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इस तरह के जो तारे होते हैं इन्हें अपन न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस प्रकार के संहत तारे को संहत तारे को न्यूट्रॉन तारा इस प्रकार के संहत तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कुछ प्रेक्षित तार की पिंड जिन्हें पल्सार अपन कहते हैं, कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिन्हें पल्सार कहते हैं, कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिन्हें पल्सार कहते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। इसके विषुवत यानी कि भूमध्य कैसे, इसके विषुवत वृत्त पर रखा कोई, इसके विषुवत वृत्त पर रखा, इसके विषुवत वृत्त पर रखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण, रखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा।
क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा। ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में अपन को इसमें कुछ वैल्यूज दी है। इसने ब्रैकेट में वैल्यू दी है कि सूर्य का द्रव्यमान इतना है। सूर्य का द्रव्यमान ये है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये अपन को वैल्यू और दी है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ में भी ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। देखिएगा, किसी भी पिंड का ग्रह के पृष्ठ से चिपका रहना तभी संभव होगा जबकि उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान उसके अपकेंद्रीय बल के मान से क्या हो, ज्यादा हो, तो ही वो चिपकेगा। तो यहां पर देखो दो बल उसके ऊपर कार्यरत करेंगे। वो दो बल कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा और एक होगा अपकेंद्रीय बल। अब इन दोनों बलों का मान अपन ज्ञात करेंगे। अपन त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है तो भी वो चिपका रहेगा। या तो त्वरण के रूप में आप ले सकते हो या फिर आप अपन इसे ले सकते हैं बल के रूप में। बल के रूप में ले थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो मैं एक लाइन में इसमें कह देता हूं, मैं अगर ये मान लेता हूं कि 2.5 गुना उसका द्रव्यमान है और जो पिंड है, देखो सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा है, यानी कि तारे का द्रव्यमान कह दूं मैं इसमें, यही तो हुआ। तो देखो तारे का द्रव्यमान मैंने मान लिया कि कैपिटल M है, तो यह है 2.5 × ms, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। तो देखिए ये हो गया है 2.5, सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये इन्होंने दिया हुआ है, यही तो अपन को दिया हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा 2.5 × 2 यानी कि 5 × 10⁻30 किलोग्राम। ये लो, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। साथ में इन्होंने इसकी त्रिज्या भी अपन को दी है भाई। क्या दी है देखो, तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर यानी कि सिकुड़कर, कैपिटल R। चलो पूरी ही लैंग्वेज ले लेते हैं। बारह किलोमीटर अपन को दिया है। 12 किलोमीटर यानी कि 12 × 10⁻³ मीटर, यानी 12 × 10⁻³ मीटर। ये भी आपको दे दिया है। इसके विषुवत वृत्त पर रखा हुआ है। R आ गया अपने पास, कैपिटल M भी आ गया है। अब उसका देखो मैंने मान लिया M तो यहाँ क्या है, मीटर है भाई। अगर पिंड का द्रव्यमान में स्मॉल m ले लूँ तो देखो भाई यहाँ मेरे को इसको मीटर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल m से मैं द्रव्यमान को लिखूंगा स्मॉल m से। ये मैंने इसको मीटर ही लिख दिया है। तो अब देखो प्रक्षेपित किया है, इसके विषुवत वृत्त पर कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा। पिंड का द्रव्यमान ये मैंने ले लिया है स्मॉल m है भाई, इसको मीटर मत समझना, इसलिए पहले से मैंने इसको मीटर ही लिख दिया है इसको हिंदी में। अब देखिएगा, अब अपने क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। इसकी हेडिंग को, विषुवत रेखा पर रखे पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो होगा उसके भीतर की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और एक बाहर की ओर लगने वाला बल होगा अपकेंद्रीय बल। तो देखो तो मैं ये कह सकता हूं विषुवत रेखा पर रखे पिंड पर विषुवत रेखा पर रखे पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। पहला नंबर फर्स्ट, पहले बल की मैं बात करूं तो भीतर की ओर गुरुत्वीय बल, भीतर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे कि मैं Fg से लिख सकता हूं,
और ये होता है एफ जी इज इक्वल टू एम जी। स्मॉल एम उस पिंड का द्रव्यमान और जी उस ग्रह का या तारे का क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया एम जी। या इसे आप यूँ भी लिख सकते हो सीधा सा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में इस आर का स्क्वायर, वही गुरुत्वाकर्षण का बल लिखना है अपन को। तो नंबर सेकंड होता है बाहर की ओर अपकेंद्री बल। बाहर की ओर अपकेंद्री बल एफ सी, ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो बल हैं। अब देखो भाई, अगर ये दो बल हैं, अगर ऐसा हो, यदि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ सी हो, यानी गुरुत्वीय बल का मान अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो, तो पिंड तारे की सतह से चिपका रहेगा। तो पिंड तारे की सतह से चिपका रहेगा। ये अपन ने कंडीशन है कि यदि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ सी हो तो पिंड तारे की सतह से क्या रहेगा, चिपका रहेगा। अब अपन एक एक का मान ज्ञात करके देखते हैं, एफ जी का और एफ सी का। तो देखो भाई, एफ जी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एफ जी इज इक्वल टू, मैं क्या जानता हूं, स्मॉल एम जी लिखा है, स्मॉल जी का मान कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर, यानी कि वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये लो ऐसे लिख दो। अब सारी वैल्यूज आपको दी हुई है भाई। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। कैपिटल एम कहाँ लिखा है, तारे का द्रव्यमान ये रहा मेरे पास 5 × 10⁻30। स्मॉल एम को स्मॉल एम ही रहने दिया है मैंने। यहाँ पर स्मॉल एम क्या है भाई, द्रव्यमान है उसका, ध्यान रखना। स्मॉल एम क्या है, यहाँ उसका द्रव्यमान है। आर उसकी क्या है, त्रिज्या, यानी कि जो कितनी है मेरे पास 12 × 10⁻3 इसका स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कीजिए। देखो मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप इसकी स्टेप्स को हल करके ज़रूर देखें। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आता है 2.3 10⁻13 और ये एम और है न्यूटन में। इतना बल अपने पास आ रहा है गुरुत्वीय बल। ये स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान है भाई, अगर इसको हटा दे तो गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा। ये किसी से भी कंपेयर कर सकते हो आप। फिर अपन ये तो एफ जी आ गया। अगर मैं एफ सी निकालूं तब देखो, लेकिन एफ सी निकालने से पहले एक वैल्यू और आप कैलकुलेट कर लो। देखो इसका इन्होंने दिया है परिक्रमण काल प्रति सेकंड, ये निपात होकर यानी सिकुड़कर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से गुणन कर रहा है, यानी कि उसकी कोणीय चाल दे दी है ओमेगा, और ये दिए है 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड। ये लो भाई सेकंड में ही दिए है। तो यानी कि एक चक्कर, एक परिक्रमण का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, और सेकंड तो सेकंड है ये, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1.2 × 2 पाई, यानी कि 2.4 हो गया। ये डबल कर दो इसे, 1.2 है ना, तो ये हो जाएगा भाई 2.4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। ये ओमेगा की वैल्यू अपने पास आ गई 2.4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब देखो ये अपने पास आ गया है एफ जी। अब मुझे एफ सी कैलकुलेट करना है। तो देखो एफ सी इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम को तो स्मॉल एम को तो स्मॉल एम रहने दिया, ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 2.4 पाई का स्क्वायर, आर की वैल्यू आर, ये लो। इसे भी अपन सोल्व करें तो 2.4 पाई का स्क्वायर, यह आप कैलकुलेशन इसकी जरूर देख लें। अगर ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, यानी कि ये आ गई है 2.4 12 × 10⁻3, तो ये आता है 6.8
इंटू 10⁵ m, और ये लिया जाएगा न्यूटन में, क्योंकि ये भी तो बल ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तो 10⁵ के रूप में आ रहा है अपने पास, जबकि 10⁻13 के रूप में आ रहा है। नहीं, ये बल का मान, गुरुत्वीय बल का मान बहुत ज़्यादा है। अतः अपन यूँ कह सकते हैं, देखो मैं इसके बाद का पार्ट वे में यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यूँ कह सकता हूँ चूंकि Fg इज ग्रेटर देन Fc, अतः पिंड तारे की सतह से चिपका रहेगा। अतः पिंड तारे की सतह से चिपका रहेगा। ये लो, एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अगर आप यहाँ स्मॉल m को इंक्लूड नहीं करते हो तो ये अभिकेंद्रित त्वरण हो गया 6.8 10⁵, और यहाँ इसी तरह से यहाँ पर अगर m को इंक्लूड नहीं करते हो गुरुत्वीय बल के अंदर, यहाँ m भाई मीटर को शो नहीं कर रहा है, उस पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m, तो यहाँ ये क्या आ गया, गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अभिकेंद्रित त्वरण से क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि पिंड तारे की सतह पर क्या रहेगा, चिपका रहेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब अपने पास दो क्वेश्चन और हैं, 24 और 25। वो दोनों क्वेश्चन मंगल ग्रह पर आधारित हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, उनको अपन सोल्व करें। एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। ध्यान रहे, इसके बाद की स्टेप्स को भी मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ मैंने इसका कॉन्सेप्ट पहले लिख दिया कि वो चिपके रहने के लिए ये इस शर्त का होना क्या है, जरूरी है। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों ही मंगल ग्रह पर आधारित क्वेश्चन है
और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप तरीके से समझ के हल करते तो क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं। कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है। कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है। कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर क्या है, ठहरा हुआ है। इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए। इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए। इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके। की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके, कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान अपन को, अब देखो सारे डाटा अपन को दिए हुए हैं भाई। ये डाटा आपको क्वेश्चन हल करने में मदद करेंगे। अब अपन को डाटा दिए हैं अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, मैं इसको स्मॉल m मान लूंगा भाई। चलो लिख लेते हैं। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान इजिकल टू 1000 किलोग्राम, ये आपको दिया हुआ है। फिर दे रहे हैं सूर्य का द्रव्यमान जो कि 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। फिर मंगल का द्रव्यमान, पहले अपन अभी क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं भाई, ध्यान रखना। मंगल का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻24, यह है मंगल का द्रव्यमान, यानी कि mm। इस mm की वैल्यू है 24 दी है इन्होंने भाई। पृथ्वी के द्रव्यमान के इक्वल हो गया है। तो मंगल का द्रव्यमान भी अपन को दे दिया है। फिर साथ में कह रहे हैं मंगल की त्रिज्या। मंगल की त्रिज्या ये दी है अपन को 3395 किलोमीटर, 3395 किलोमीटर, ये भी अपन को दे रखी है। फिर इन्होंने दे रखी है मंगल की कक्षा की त्रिज्या। मंगल की कक्षा की त्रिज्या, मंगल की कक्षा की त्रिज्या है 2.28 10⁸ किलोमीटर, 10⁸ किलोमीटर। और साथ में कैपिटल जी का मान भी दिया हुआ है कि यही वैल्यू आपको यूज करनी है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अपन को वैल्यूज दी गई है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो दो तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। एक तो तरीके से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के आधार पर कि भाई इसे वहां से पलायन करना है, छोड़ना है, तो कुल ऊर्जा का मान क्या हो जाना चाहिए, 0।
एक अपन क्या देख रहे हैं कि इस मंगलयान की कुल ऊर्जा अगर अपन को ज्ञात हो जाए तो निश्चित है कि कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वही उसके अस्तित्व को दर्शाती है। अगर कुल ऊर्जा का मान जितना है उतनी ही ऊर्जा अगर इस मंगलयान को धनात्मक दे दी जाए, अर्थात जिसे अपन कहते हैं बंधन ऊर्जा, अगर इतनी ही इसे अगर बंधन ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो ये मंगलयान अपने ग्रह को छोड़ करके सौर मंडल से परे चला जाएगा। और इस बंधन ऊर्जा को ही अपन को ज्ञात करना है, जिस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कोई अंतरिक्षयान मंगल पर ठहरा हुआ है, इस अंतरिक्षयान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके। यानी कि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली इसके लिए क्या पूछ रहा है, इसकी मंगलयान की बंधन ऊर्जा का मान पूछ रहा है, ऐसे मंगलयान के लिए जो कि मंगल ग्रह पर हुआ है। अब देखो गौर करो, इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी अगर ये अपन को पता चल जाए तो ये तीन ऊर्जाओं का समूह होगी। पहली ऊर्जा कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, स्थिर तो है नहीं, मंगल ग्रह परिक्रमा कर रहा है और अंतरिक्ष यान भी मंगल ग्रह पर है, अर्थात इस जो गतिज ऊर्जा है वो मंगल ग्रह के साथ साथ इस अंतरिक्ष यान में भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। पहली। दूसरा, मंगल ग्रह के कारण इसकी स्थिर ऊर्जा होगी। नंबर 3, सूर्य के कारण भी इसकी स्थिर ऊर्जा होगी। यानी तीन ऊर्जाओं का योग होगा और इन तीनों का योग जो होगा, जो ऋणात्मक होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वही उसके स्थायित्व को दर्शाएगा। और उस ऋणात्मक मान का धनात्मक मान अगर इसे दे दिया जाए तो ये सौर मंडल से परे चले जाएगा। यानी कि पहले अपन इसकी कुल ऊर्जा की बात कर लें तो पहले तो अपन इसके डाटा सारे नोट कर लें। देखो, अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, ये लिख देते हैं अपन इसे, जो क्वेश्चन ने कहा है। ये तो अपन ने क्वेश्चन लिखा है, अब क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, आंकड़े अपन को नहीं देखने पड़े, इसके लिए अपन डाटा अपन पूरे लिख देते हैं। तो देखो भाई, मैं लिख देता हूं अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान। मैंने ये मान लिया कि स्मॉल एम है, और अगर ये स्मॉल एम है और इसकी वैल्यू है मेरे पास 1000 किलोग्राम, ये लो अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान आ गया। फिर इसके बाद लेता हूं अंतरिक्ष यान के द्रव्यमान के बाद सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान जो मान दिए हुए हैं, सूर्य का द्रव्यमान मैंने ले लिया है MS, S का मतलब सन, और ये है मेरे पास 2 × 10⁻30 किलोग्राम। फिर इसके बाद है मंगल का द्रव्यमान, मंगल का द्रव्यमान, उस मंगल ग्रह के द्रव्यमान को मैं ले लेता हूं MM से, कैपिटल M फिर बेस में स्मॉल m। ये दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 10⁻23 होगा। देखें भाई, अगर अपन इसमें देखें तो यहाँ अपने पास जो वैल्यूज़ हैं 6.4 × 10⁻24, 6.4 10⁻23, यानी कि इसकी वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस है। एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे अपन इसकी जो वैल्यूज़ अपन को जो दी गई है वो वैल्यूज़ अगर अपन देखें तो देखिएगा मंगल का जो द्रव्यमान है अपन को दिया हुआ वो है, मंगल का द्रव्यमान 23 होगा भैया, 10⁻23 मंगल का द्रव्यमान। यह है 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम, ये अपन को दिया हुआ है भाई। मंगल का द्रव्यमान भी दे दिया है। फिर मंगल की त्रिज्या, ये लो मंगल की त्रिज्या RM कह देता हूं, जैसे अर्थ की अपन RE लिखते थे। मंगल की त्रिज्या 3395 किलोमीटर, 3395 किलोमीटर। तो इसे मैं ले सकता हूं 3395 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, इंटू 10⁻³ मीटर, स्मॉल m यहाँ मीटर में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मंगल की कक्षा की त्रिज्या, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, मंगल की कक्षा की त्रिज्या, जिसे कि मैं स्मॉल r से लूँगा, 2.28 × 10⁸ किलोमीटर, यानी कि 2.28 × 10⁻11 मीटर।
11 मीटर। सारी वैल्यूज अपन ने लिख दी है भाई। कैपिटल जी की वैल्यू तो अपने पास है ही, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। अब अपन को देखो इसमें ये पूछ रहे हैं इसकी बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो देखो चूंकि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर ठहरा हुआ है, इसलिए इस यान की 3 ऊर्जाएं अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या कह सकता हूं मैं, चूंकि मंगलयान, चूंकि अंतरिक्ष यान या मंगलयान चूंकि अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर ठहरा हुआ है, इसलिए 3 ऊर्जा निकालेंगे। पहली, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखो इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा मैंने ले लिया उसे US। चलो US तो खैर क्या, इसे U1 U2 कर देते हैं। U1 ये होगी माइनस कैपिटल G MS, फिर अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान और उसकी कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r। फिर अपन ले लें मंगल ग्रह के कारण, मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा, मंगल ग्रह के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा मैंने मान ली वो U2 है, तो इस U2 की जो वैल्यू आएगी माइनस कैपिटल G MM स्मॉल m अपॉन में कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल M और ये स्मॉल m बेस के अंदर ये मंगल ग्रह का द्रव्यमान है और ये उस पिंड का या उसके यान का द्रव्यमान है। स्मॉल m यान का द्रव्यमान, सॉरी कैपिटल M स्मॉल m तो क्या है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान, और ये स्मॉल m केवल किसका है, यान का द्रव्यमान। अब देखिएगा साथ में अपन देखें, एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा आ गई, मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी अंतरिक्ष यान की ऊर्जा आ गई, अंतरिक्ष यान की स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब अपन क्या देखते हैं, सूर्य के प्रत्येक मंगल ग्रह के परिक्रमण के कारण उस पर स्थित अंतरिक्ष यान की गति ऊर्जा भी आएगी, एवं सूर्य के परितः सूर्य के परितः मंगल ग्रह के परिक्रमण के कारण, मंगल ग्रह के परिक्रमण के कारण उस पर स्थित के कारण उस पर स्थित अंतरिक्ष यान, उस पर स्थित अंतरिक्ष यान की गतिज ऊर्जा, उस पर स्थित अंतरिक्ष यान की गतिज ऊर्जा मैंने मान ली कि वो गतिज ऊर्जा के है। तो अगर मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो देखो आप जानते हैं हाफ m
वी नोट का स्क्वायर, यही तो गतिज ऊर्जा होगी। और ये आप भली भांति जानते हो कि जो वी नोट है इसकी वैल्यू ये होगी रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यही तो लेंगे अपन इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। सॉरी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो यहाँ एम एस बनेगा ये, क्योंकि ये किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, सूर्य के। एम एस, ये स्मॉल एम हो गया, अपोन में स्मॉल आर, इसका क्या कर दीजिए आप स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे अपन, चूंकि वी नोट इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल जी एम एस अपोन में स्मॉल आर, ये इसकी कक्षीय चाल है। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला बन गया है, हाफ कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपोन में स्मॉल आर। ये तीनों ऊर्जाएं मेरे पास आ चुकी हैं। यानी कि मंगल ग्रह के पृष्ठ पर कोई अंतरिक्ष यान अगर ठहरा हुआ है तो उसकी तीनों ऊर्जाएं मेरे पास आ गई, इससे ऊर्जा फर्स्ट, इससे ऊर्जा सेकंड और उसकी गतिज ऊर्जा। तो अब अगर मैं देखूं मंगल के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा कितनी है तो वो अपने पास आ जाएगी। एक बार आप इसे नोट कीजिए इतना, फिर इससे आगे अपन इसे सोल्व करते हैं। अब आप इसकी कुल ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, आप इन तीनों ऊर्जाओं को इसमें जोड़ दीजिए। अगर आप इस तीनों ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं तो आपके पास इसकी कुल ऊर्जा का मान ज्ञात हो जाएगा। और वो कुल ऊर्जा कैसी आनी चाहिए, ऋणात्मक। तो देखो, तो अपन ये कह सकते हैं, अतः मंगल ग्रह के पृष्ठ पर अतः मंगल ग्रह के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा, पृष्ठ पर अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा, मैंने मान ली कि वो कुल ऊर्जा क्या है, ई है। अगर वो कुल ऊर्जा ई है तो वो कौन कौन सी ऊर्जाओं का योग होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा फर्स्ट प्लस स्थितिज ऊर्जा सेकेंड। एक स्थितिज ऊर्जा होगी सूर्य के कारण, एक स्थितिज ऊर्जा होगी खुद मंगल ग्रह के कारण। अब इनके अपन मान रखते हैं। देखो क्या आता है, गतिज ऊर्जा का मान कितना है, हाफ कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपोन में स्मॉल आर। फिर है स्थितिज ऊर्जा फर्स्ट, इस ऊर्जा फर्स्ट ये रही, माइनस कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपोन में स्मॉल आर। फिर नंबर थर्ड यानी कि U2 माइनस कैपिटल जी एम एम स्मॉल एम अपोन में कैपिटल आर। ये लो भाई, तीनों ऊर्जाएं अपन ने लिख दी है। अब इसको अपन को सोल्व करते जाना है और कुछ नहीं करना है, इसकी सामान्य गणित को ही हल करना है। देखो E इज इक्वल टू हाफ कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम आर माइनस कैपिटल जी
एम एस स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर माइनस कैपिटल जी एम एम स्मॉल एम कैपिटल आर। यहाँ तक की इक्वेशन मेरे पास आ गई है। ये स्टेप आ गई है, हाफ जी एम एस वाली आ गई, फिर एम एस वाली आ गई, फिर इसके बाद एम एम वाली आ गई। अब देखिएगा भाई इसको, ये हाफ है प्लस में, ये हाफ है माइनस में, यानी कि माइनस का हाफ रह गया मेरे पास। ये कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपॉन में 2 स्मॉल आर हो गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। ई इजिकल टू, देखो हाफ में से इस फुल को घटाएंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यानी कि माइनस कैपिटल जी एम एस स्मॉल एम अपॉन में 2r माइनस कैपिटल जी एम एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। अब देखो भाई, अब यहाँ मेरे पास जो कॉमन आ रहा है उसको मैं इसमें कॉमन ले लूँगा, माइनस में कॉमन ले सकता हूँ माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल जी आ गया, स्मॉल एम कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास रह गया है एम एस अपॉन में 2 स्मॉल आर, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस में कॉमन लिया है, कैपिटल जी स्मॉल एम, तो ये हो गया है एम एम अपॉन में कैपिटल आर। ये लो भाई, ये अपने पास कुल ऊर्जा का मान आ गया है। आप क्या देख रहे हैं, अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, यानी अंतरिक्ष यान को इतनी ही ऊर्जा लेकिन धनात्मक दे दी जाए तो अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा से, यही कह सकते हैं, पलायन कर जाएगा, अपनी कक्षा का परित्याग कर देगा। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि मंगल पर ठहरे अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जो यह दर्शाती है कि अंतरिक्ष यान का मंगल के पृष्ठ पर स्थायित्व है। यदि इसे इतने ही परिमाण की परंतु धनात्मक ऊर्जा दे दी जाए, यदि इसे इतने ही परिमाण की परंतु धनात्मक ऊर्जा दे दी जाए तो मंगल ग्रह के पृष्ठ से यह अंतरिक्ष यान पलायन कर जाएगा, यानी कि सौर मंडल से परे चला जाएगा। यही कहा मैंने। अतः स्पष्ट है कि मंगल पर ठहरे अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जो ये दर्शाते हैं कि अंतरिक्ष यान का मंगल के पृष्ठ पर स्थायित्व है। यदि इसे इतने ही परिमाण की परंतु धनात्मक ऊर्जा दे दी जाए तो मंगल ग्रह के पृष्ठ से ये अंतरिक्ष यान पलायन कर जाएगा। इस ऊर्जा को ही इस अंतरिक्ष यान की
बंधन ऊर्जा कहते हैं। अतः इस अंतरिक्ष यान की बंधन ऊर्जा जो इन्होंने पूछी है, EB इज इक्वल टू प्लस कैपिटल G स्मॉल m ms अपॉन में 2 स्मॉल r प्लस mm अपॉन में 2r। इस ऊर्जा को ही इस अंतरिक्ष यान की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अतः इस अंतरिक्ष यान की बंधन ऊर्जा EB इज इक्वल टू होगी, और यही इस क्वेश्चन में पूछी है। अब इसका इन्होंने आंकिक मान पूछा है, तो इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए। ये लो, देखो सभी वैल्यूज को अपन रखते हैं। EB इज इक्वल टू प्लस में कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻⁻11, स्मॉल m 1000 दिया हुआ है। भाई स्मॉल m की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 1000 दी हुई है, जो अपन 1000 ही काम में लेंगे इसकी। अगर ये वैल्यू अपन को दे रखी है, यानी कि फिर देखो ms सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30, इसकी कक्षा की त्रिज्या, ये वैल्यू भी अपन को दे रखी थी इन्होंने। कक्षा की त्रिज्या अपन को इन्होंने दी थी 2.28 10⁻11। यह आपने मीटर में चेंज कर लिया था, किलोमीटर में दी हुई थी। प्लस मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 10⁻23, 6.4 × 10⁻23। ये लो, फिर मंगल ग्रह की त्रिज्या ये भी अपन को दी हुई थी। ये इन्होंने दे रखी है अपन को 3395 किलोमीटर थी। ये लो, इसे मीटर में भी चेंज कर लिया था। अब देखो भाई, मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैल्यू लिख रहा हूँ। आप इसकी कैलकुलेशन पूरी हल करके ज़रूर देखें, ताकि कोई करेक्शन हो तो आप चेक कर सकें उसे। तरीका क्वेश्चन का सही है, फॉर्मूला भी इसका राइट है। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 3.05 × 10⁻11 3.05 × 10⁻11 जूल। ये अपने पास ऊर्जा आएगी 3.05 × 10⁻11 जूल। ये उस उपग्रह की या उस अंतरिक्ष यान की क्या है? बंधन ऊर्जा है, धनात्मक है भाई। यानी इतनी ऊर्जा अगर उस अंतरिक्ष यान को प्रदान कर दी जाए तो अंतरिक्ष यान सौर मंडल को छोड़ करके चला जाएगा। ये लो 3.05 × 10⁻11 जूल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं इस चैप्टर के, जो कि फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का 11th की। यहाँ अपनी फिजिक्स फर्स्ट वेल अपडेट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अपन जो है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 भी मंगल पर ही आधारित क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जब तक, एज इट ऐसे कैसे। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करेंगे। उसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर हल करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन को अपन ने, आपने भी देख लिया था, ये भी एक तरह से ऊर्जा संरक्षण पर। ये मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो जो सोल्व होंगे वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर हल होंगे। अब अपन लास्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं इसका। इस क्वेश्चन के साथ साथ ही अपना ये चैप्टर वेल अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 8वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी रॉकेट को मंगल के पृष्ठ से
किसी रॉकेट को मंगल के पृष्ठ से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागा जाता है। चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागा जाता है। 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागा जाता है। यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व ये रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा? लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा? यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसमें अपन को क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं वो ये वैल्यूज ये दी गई हैं। एक तो मंगल का द्रव्यमान, अपन को दिया हुआ है, वो है 6.4 10⁻23 किलोग्राम। 6.4 10⁻23 किलोग्राम दिया हुआ है। मंगल की त्रिज्या भी दी है 3395 किलोमीटर। मंगल की त्रिज्या 3395 किलोमीटर, ये भी अपन को दी हुई है। और गुरुत्वीय नियतांक का मान भी दिया हुआ है, यानी कि तथा कैपिटल G = 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मान भी अपन को दिया हुआ है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अपन लगाएंगे सीधा ही। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मैंने क्या कहा, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या है उसके आधार पर अगर अपन देखें तो यहाँ समीकरण में अपन ये देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से अगर अपन देखें तो मंगल की सतह पर कुल ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा, ये तो देखेंगे। तो देखो मंगल की सतह पर उसको एक तो प्रारंभिक गति ऊर्जा जो दी है अपन ने वो होती है 12 mv², ये उसकी गति ऊर्जा अपन ने उसको प्रदान करी है। और इस गति ऊर्जा में ध्यान रहे कितना परसेंट, 20% नष्ट हो रही है। अगर 20% नष्ट हो रही है इसका मतलब 80% बच रही है।
20% नष्ट हो रही है, यानी कि 80% ऊर्जा अपने पास क्या हो रही है, ये बच रही है, यानी कि 80% हो गई है इस ऊर्जा का, 80/100 हो गई है, ये तो लिखा मैंने। प्लस मंगल की सतह पर उसकी स्थिर ऊर्जा, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम। कैपिटल एम मैंने मंगल ग्रह का क्या ले लिया भाई, द्रव्यमान है, और स्मॉल एम उसका जिसको अपन ने प्रक्षेपित किया है रॉकेट को, अपोन में इसकी त्रिज्या बराबर। अब ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो देखो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, 0, क्योंकि वेग वहां 0 हो जाता है, प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा, यह है माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में। अब कितनी हो गई ये दूरी, स्मॉल आर का मतलब r प्लस एच, ये लो। अब अपन को इसमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस अब ये इक्वेशन अपने पास बन गई है। अब क्वेश्चन ये मान लो एक तरह से आपका सोल्व हो गया है। अब देखिएगा भाई, ये हो गया है 0.4 स्मॉल एम v का स्क्वायर माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में आर प्लस एच। मुझे कैलकुलेट करना है एच की वैल्यू को। यहाँ तक की इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो देखो इसको इधर मैं कर लूँ, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में आर प्लस एच इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में कैपिटल आर। ये प्लस हो गया, इसको ले गया तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा 0.4 स्मॉल एम, स्मॉल वी का स्क्वायर। अब देखो अपन इसे सोल्व करते जा रहे हैं, आगे की स्टेप बाय स्टेप इसे अपन सोल्व कर रहे हैं। तो अब मेरे पास जो स्टेप्स आ गई हैं उसमें देखिएगा, यहाँ पर तक की जो स्टेप मेरे पास है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपोन में आर प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम। यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम इधर कॉमन आ जाएगा, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ कॉमन ले लो आप, कैपिटल जी, कैपिटल एम, अपोन में आर प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, अपोन में आर माइनस 0.4 वी का स्क्वायर है गया, 0.4 वी का स्क्वायर, क्योंकि एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर के। अब इसके आगे की स्टेप्स में फिर देखिएगा, मैं इसके आगे की स्टेप्स को यहाँ ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, कैपिटल जी, कैपिटल एम, अपोन में आर प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसमें से 1 अपोन में आर को कॉमन ले लेता हूँ। 1 अपोन में आर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखिएगा 1 अपोन में आर को कॉमन लेते ही ये हो गया है जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो मुझे लेना है ये आर प्लस एच इंटू जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम आर। यही तो बन रही है स्टेप मेरे पास। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से आर प्लस एच जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम आर, यानी कि अब इक्वेशन को आप देखें, आर प्लस एच अपोन में आर, इस आर को मैंने इधर ले लिया है और ये हो गया है जी एम अपोन में जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर। ये लो भाई, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अगर यहाँ मेरे पास इस फॉर्मेट में अगर ये इक्वेशन है तो अब यहाँ पर आप देखो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इसे मैं कह सकता हूँ आर अपोन में आर, यानी 1 प्लस एच अपोन में आर जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर। एक बार आप इतना नोट करें, यानी कि 1 प्लस एच अपोन में आर जी एम अपोन में जी एम माइनस 0.4 वी स्क्वायर आर तक, इतनी स्टेप नोट करें। फिर इसके आगे की स्टेप्स को और अपन अभी सोल्व करते हैं।
देखिएगा, यानी कि H अपॉन में R इज इक्वल टू, ये हो गया है GM अपॉन में GM माइनस 0.4 V स्क्वायर R माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखो GM माइनस 0.4 V स्क्वायर R, तो ये हो गया है GM माइनस माइनस प्लस 0.4 V स्क्वायर R, ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास इक्वेशन रह गई है H अपॉन में R इज इक्वल टू 0.4 V स्क्वायर R अपॉन में GM माइनस 0.4 V स्क्वायर R। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, H, तो ये लो भाई H की वैल्यू आ गई है 0.4 V स्क्वायर R का स्क्वायर अपॉन में GM माइनस 0.4 V स्क्वायर R। ये लो सारी वैल्यूज अब अपन को दी हुई है। यहां अब आप इसके अंदर केवल आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए अब आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना भाई, यहां पर तो R से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो यहां तो R का क्या हो गया स्क्वायर, यहां R का स्क्वायर नहीं है, तो देखो 0.4 इंटू V का स्क्वायर, V कितना था, देखिएगा V का स्क्वायर, V की वैल्यू अपन को इसमें दी हुई है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका यहाँ क्या है स्क्वायर है। R का स्क्वायर यानी कि मंगल ग्रह की त्रिज्या, इसको मैं कह सकता हूँ 3.395, बिल्कुल 3.395 10⁻6 किलोमीटर में थी, इसका भी क्या है स्क्वायर है अपॉन में। फिर देखो कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11, कैपिटल M मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 10⁻23 माइनस 0.4 V का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू फिर इसके मंगल ग्रह की त्रिज्या यानी 3.395 10⁻6। ये लो सारी डिजिट मैंने यहां इसमें पुट कर दी है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे 0.4949 इंटू 10⁻6 मीटर, या इसे ही आप कह सकते हैं 494.9 किलोमीटर। ये लो इतनी ऊंचाई तक वो जाएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। यहाँ अपनी फिजिक्स फर्स्ट की जो 11th की बुक है NCERT की, वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद फिर अपन बातें करेंगे सेकंड बुक की, जो कि चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा। 8 चैप्टर थे फर्स्ट में अपने चैप्टर ज़्यादा हैं और चैप्टरों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल्स की संख्या ज़्यादा है, अनसोल्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। सेकंड बुक के अंदर एग्जाम्पल भी कम है और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो भी कम है, उसमें समय कम लगता है। ये बेसिक सब्जेक्ट बेसिक पार्ट है, इसमें समय अपन को अधिक लगता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, यहाँ अपनी एक बुक कंप्लीट हो जाती है।